हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम सॉल्व करने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाई है कि क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइज होती है, डिफॉर्मिटीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं, उनकी फ़ोटो क्या है, राइट, और उनको याद कैसे रखना है वो सब मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगी, राइट। आज हम उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं टेक्निक्स भी बताऊंगी कि क्या वर्ड आए तो आपको कैसे पहचानना है, राइट। जैसे कि महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं XYZ स्कूल में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राजू एक स्टूडेंट है जो क्लास 6th का स्टूडेंट है, हैज़ आउटवर्ड कर्व और वर्टिब्रल कॉलम एट thoracic region. He suggested some exercise to rectify this problem. So what is the deformity known as? Scoliosis, kyphosis, lordosis, flat foot. अब यहाँ पे दो टर्म आ गए हैं, वर्टिब्रल कॉलम और thoracic region। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब thoracic region आए तो आपको kyphosis चूज़ करना है, और जब आपको वर्टिब्रल कॉलम आए तो आपको क्या चूज़ करना है, स्कोलियोसिस। और हमने याद भी रखा था कि स्कोलियोसिस के सी से हम वर्टिब्रल कॉलम को ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे, या ऐसे याद करेंगे कि सी ऑफ स्कोलियोसिस स्टैंड्स फॉर वर्टिब्रल कॉलम, राइट। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, वर्टिब्रल कॉलम एट thoracic रीजन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो स्कोलियोसिस हो, काइफिसिस हो या लॉर्डोसिस हो, तीनों ही स्पाइन की प्रॉब्लम है ना, स्पाइन से रिलेटेड है। तो हम कैसे याद रखेंगे, आपको किस वर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पर एट पे। एट के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की दिक्कत तो है, लेकिन कहाँ पे है, thoracic रीजन में है। तो thoracic रीजन से हमको क्या चूज़ करना है, काइफिसिस को, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता कि उसको वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत है तो यहाँ फिर आप स्कोलियोसिस को चूज़ करते, राइट। अब दूसरी बात, एक और यहाँ पे काइफिसिस को याद रखने के लिए एक और चीज़, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो काइफिसिस में हमको दो वर्ड याद रखने, पहला तो thoracic रीजन आएगा क्वेश्चन में, और दूसरा आएगा अपर पार्ट। तो इन दोनों में से जो भी वर्ड आए, अपर पार्ट आए या thoracic रीजन आए, तो काइफिसिस ही होगा, क्योंकि काइफिसिस अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन को इशारा करती है, राइट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाए कि सो एंड सो पर्सन को वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत है लेकिन अपर पार्ट में, या फिर अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो भी आप काइफिसिस ही लिखोगे। सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम में अगर दिक्कत होगी तो हम स्कोलियोसिस को चूज़ करेंगे, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये समझ में आई है कि नहीं बात, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को याद करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, राइट। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि काइफिसिस एक डिफॉर्मिटी है स्पाइन की, जहाँ पे एग्जैजरेशन होता है, इंक्रीज इन एग्जैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व और डिक्रीज ऑफ फॉरवर्ड कर्व। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि काइफिसिस क्या होता है, जैसे जस्ट नेक के नीचे का जो एरिया है वहाँ की जो स्पाइन है इस तरीके से कर्व होती है। और काइफिसिस में मैंने आपको याद भी बताया था कि हाफ मून से आप याद रखेंगे कि नेक के नीचे का जो रीजन है वो इस तरीके से जो स्पाइन है वो हो जाती है, हाफ मून से हमने काइफिसिस को याद किया था। काइफिसिस इज कॉमनली नोन एज हॉलो बैक, हंच बैक, साइडवेज बेंडिंग और लॉर्डोसिस। तो हमने ये भी पढ़ा था कि काइफिसिस को हंच बैक भी कहते हैं, हंच बैक के साथ साथ काइफिसिस को राउंड बैक भी कहा जाता है। तो हंच बैक तो कहते ही हैं, साथ में आपको याद रखना है कि इसे राउंड बैक भी कहते हैं। और हॉलो बैक किसको कहते हैं, लॉर्डोसिस को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हॉलो कैसे याद रखोगे, एच के बाद ओ से ओ एंड एल के बाद ओ का, लॉर्डोसिस का ओ। तो यहाँ पे हॉलो बैक इज लॉर्डोसिस कहते हैं, और काइफिसिस को हंच बैक और राउंड बैक भी कहते हैं। काइफिसिस इज अ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू फुट, वर्टिब्रल कॉलम, शोल्डर, लेग्स। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रल कॉलम को चूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए वर्टिब्रल कॉलम एट thoracic रीजन, तो thoracic रीजन के रीजन में ये जो प्रॉब्लम होती है वो होती है अपर पार्ट, राइट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, posture plays a very significant role in our daily activities. Correct posture means the balancing of body in accurate and proper manner. Various types of postural deformities can be identified in individuals. तो यहाँ पे 3 posture दिए हैं, ये हमारा एक करेक्ट posture है। ये किस तरीके का posture है? नॉक नीज का। हमने याद भी इसको किया था कि नीज जो है आपस में टकराती हैं, नॉक करती हैं आपस में, तो नॉक नीज। और यहाँ पे एक बो बन रहा है, एक एरो बन रहा है, धनुष बन रहा है, तो यहाँ पे बो लेग्स, राइट। तो फ्रॉम द गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लेफ्ट मोस्ट, यानी ये, तो ये क्या है? बो लेग्स है। देखो अब चाहे बो लेग्स हो चाहे नॉक नीज हो, ठीक है, नॉक नीज हो चाहे बो लेग्स हो, दोनों जो हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डेफिशिएंसी जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से है, तो यहाँ पे होगा बोथ बी एंड सी। तो चाहे बो लेग्स हो चाहे नॉक नीज हो, दोनों ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नॉक नीज लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट मोस्ट में ये जो है इसे बो लेग्स कहा जाता है। नॉक नीज जो है वो मिडिल जो पॉस्चर है उसको कहा गया है, राइट। तो बो लेग्स जो हैं वो भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होते हैं। Walking on the inner edge of the feet is a remedy of bow legs, flat foot, overweight और leg deformity. तो walking, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि walking on the inner edge of the feet is a remedy of bow legs. bow legs में क्या होता है? पैरों के बीच में एक बो बनता है और जो पैर हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, राइट। यहाँ पे अंदर की तरफ करते हैं नॉक नीज में थोड़ा सा, और बो लेग्स में बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनर एज के फीट का जो इनर एज है उससे हमें वॉक करना है, तो ये बो लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट इज अ रेमेडी फॉर बो लेग्स, राइट। और दूसरे यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, गरुड़ आसन है, जो बो लेग्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो जो अर्ध से हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, गरुड़ आसन है, अर्ध चक्र आसन है, ये सारे ही जो आसन है आधे आधे वाले, ठीक है, अर्ध अर्ध से आप याद रखना, वो बो लेग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द पर्सन इन द मिडिल इज सफरिंग फ्रॉम, तो मिडिल में जो उसकी नी से टकरा रही है तो वो नॉक नी से सफ़र कर रहा है, हमको बहुत अच्छे से पता है, राइट। हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लियरिंग दिस डिफॉर्मिटी। तो ये भी एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन है कि हॉर्स राइडिंग किसकी रेमेडी है? तो हॉर्स राइडिंग जो है वो नॉक नीज की रेमेडी है। नॉक नीज की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। पिलो एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई थी कि क्या है, व्यक्ति जो है लेट जाता है, अपने पाँव को इस तरीके से रख लेता है और दोनों पाँव के बीच में पिलो को रख के एक्सरसाइज करता है, पैरों को नीचे उठाता, नीचे ले जाकर ऊपर उठाता है, राइट, साइडवेज। तो पिलो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी है नॉक नीज के लिए। और पद्म आसन जो है, व्यक्ति जो है खड़ा हो जाता है, एक पैर को इस तरीके से रख लेता है, हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर जोड़ता है, तो पद्म आसन भी है, वो भी बहुत ही अच्छा है नॉक नीज के लिए। तो हॉर्स राइडिंग जो है वो नॉक नीज के लिए बहुत कारीगर है। परफॉर्मिंग दिस आसना रेगुलरली कैन बी रेमेडी फॉर नॉक नीज। तो जैसा कि मैंने आपको नॉक नीज के लिए बताया था कि कौन कौन से आसना इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक्सक्यूज मी, हॉर्स राइडिंग, पिलो एक्सरसाइज और पद्म आसन, ये बहुत ही अच्छे आसन होते हैं किसके लिए? नॉक नीज के लिए। और बो लेग्स के लिए आधे आधे वाले, अर्ध चक्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गरुड़ आसन, ये सारे बो लेग्स के लिए अच्छे होते हैं, राइट। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बिलो गिवन इज द BMI डेटा ऑफ स्कूल्स हेल्थ चेकअप। शीतल जो है वो अपना वीकेंड स्पेंड करती है, क्या करती है? हेल्थ चेकअप करती है या हेल्थ स्टेटस लेती है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का, जो उसके कम्युनिटी के घर के बाहर या उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं। और ऐसा असाइनमेंट उसके PE टीचर ने दिया था, और वो देखती है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उसके घर के बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है, उनको प्रॉब्लम है। कहाँ पे? She found out that more than half of them have shown a significant deformity in the upper part of the vertebral column. तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था, सिर्फ vertebral column की दिक्कत हो तो स्कोलियोसिस, अपर पार्ट अगर उसमें जुड़ जाता है तो काइफिसिस, और थोरासिक रीजन अगर आता है प्रॉब्लम एट थोरासिक रीजन तो भी काइफिसिस। तो यहाँ पे क्या आ गया है? अपर पार्ट। तो अपर पार्ट से हम किसको चूज करेंगे? कौन सी दिक्कत है ये? काइफिसिस की दिक्कत है, राइट।
तो इसका आंसर हो जाएगा काइफिसिस। दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू कैरिंग हैवी लोड्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीक मसल्स और ऑल द अबव। तो काइफिसिस किसकी वजह से होता है? पीठ पर अगर हम ज़्यादा वजन कैरी करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मसल्स वीक होती है, या फिर बहुत टाइम तक आगे झुककर खड़े होते हैं या बैठते हैं, जिसके कारण काइफिसिस होती है। तो मेनली द मेन कॉज ऑफ काइफिसिस आर रीडिंग इन डिम लाइट। जब हम डिम लाइट में कुछ पढ़ते हैं तो हम झुक के पढ़ते हैं, जिससे हमारी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। कैरिंग हैवी लोड, बहुत वजन पीठ पर कैरी करना, शोल्डर्स पर कैरी करना। वेयरिंग, लाइट नहीं टाइट, ठीक है, बहुत कड़क टाइट यानी बहुत ही शरीर से चिपके हुए टाइट, जिसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो जिसके कारण भी। और हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, तो आगे झुकने से मेनली होती है। बाकी ये सारे जो कॉजेज हैं वो भी काइफिसिस के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। नेक्स्ट इज दिस आसना विच हेल्प्स इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशंस आर चक्र आसन, धनुरासन, हल आसन, और बोथ ए एंड बी। तो चक्र आसन और धनुरासन जो है वो काइफिसिस के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो आपको याद रखना है चक्र आसन एंड धनुरासन, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ काइफिसिस। तो काइफिसिस में क्या होता है? इंसान जो है आगे की तरफ झुकता है। तो इसमें अब हम क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा जो हेड है वो बैकवर्ड की तरफ जाए। तो काइफिसिस बहुत बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ काइफिसिस। नॉट गेटिंग रिड ऑफ, बट वी कैन से कि बहुत हद तक काइफिसिस को कम कर देता है, राइट। ड्यू टू कोविड पैंडमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पॉस्चर में एक्सपीरियंस दिस कंडीशन। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि काइफिसिस में क्या होता है, आगे व्यक्ति झुक जाता है तो उसकी जो अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं काइफिसिस। लंबर स्पाइन की दिक्कत हो तो लॉर्डोसिस होता है, वर्टिब्रल कॉलम की दिक्कत हो तो स्कोलियोसिस होता है। फ्लैट फुट में आर्क नहीं बनता है, जो कि क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये हमारा जो चीज़ है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। सिर्फ अगर वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत हो तो स्कोलियोसिस, लेकिन अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अपर पार्ट अगर इस तरीके से आ जाए तो काइफिसिस, थोरैसिक रीजन आ जाए तो भी काइफिसिस ही होगा, राइट। और मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, लेकिन आप ऑल्टरनेट नाम भी याद रखिए कि ये नॉक नीस को जेनु वाल्गम भी कहते हैं। जेनु वाल्गम, मैं लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से, लेकिन आप समझ जाओ। जेनु वाल्गम नॉक नीज को भी कहते हैं, यह आप याद रखिए। और बो लेग्स को जेनु वारम भी कहते हैं, राइट। बो लेग्स को जेनु वारुम भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इनके ऑल्टरनेट नाम्स कभी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Like this video, subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.